हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन का क्लास 6 का एमसीक्यू क्वेश्चन विज्ञान का देखने वाले हैं। तो इस सेशन में 6 से लेकर के 12 तक के एनालिसिस है, लेकिन आज हम सिर्फ 6 क्लास का ही एनालिसिस करेंगे जो दृष्टि पब्लिकेशन का है। और ये महत्वपूर्ण क्लास बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए महत्वपूर्ण क्लास होंगे। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त हो। तो चलिए आज हम क्लास 6 का विज्ञान एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर दिया गया है, पहला चैप्टर का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। ध्यान रखना है, पहला चैप्टर का नाम है भोजन यह कहाँ से प्राप्त होता है या आता है। तो क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। पूछ रहे सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। तो शाकाहारी, मांसाहारी, जिनमें ए तथा बी दोनों, जिनमें ए तथा बी दोनों आते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे। जो सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं और ए बी दोनों आते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस में दिया गया व्याख्या में, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, तथा जो केवल जंतु खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों खाते हैं, ध्यान रखना दोनों खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया करा है, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र करा है, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है। क्योंकि मतलब क्यों एक मकरंद जो है भंडारित करते हैं, इसका रीजन पूछ रहे हैं। तो कह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कह फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय, ध्यान रखना है केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं मधुमक्खियां अपना फूलों से मकरंद को एकत्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया, मधुमक्खी फूलों से मकरंद एकत्र करती है और इसे अपने छत्ते से या छत्ते में भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खी इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब दिए गए हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन का पौधे एवं जंतु भोजन का मुख्य स्रोत है। ध्यान रखना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखना, नहीं पूछ रहे हैं। पौधे एवं जंतु मुख्य रूप से भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं, बिल्कुल सही है। और नहीं पूछे हैं, सभी पौधे का जड़ तथा पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। मतलब सभी पौधे नहीं होना चाहिए, कुछ पौधे होना चाहिए, सही है। पौधे का जो है कुछ ही भाग खाए जाते हैं, सभी भाग नहीं खाया जाता है। इसी क्वेश्चन ये गलत हो गया ऑप्शन। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ये बात सही है। 2 या 2 से अधिक भाग को खाया जा सकता है कुछ पौधे में। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2 और हो जाएंगे 4, क्योंकि कौवा जो होते हैं वो सर्वाहारी के अंतर्गत है, ना कि मांसाहारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन हो जाएंगे 2 और 4 दोनों हो जाएंगे। देखते हैं किस ऑप्शन में दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। क्यों? कि कौवा जो है मांसाहारी जीव नहीं है, वो क्या है सर्वाहारी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्या दिया गया, अगर सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का उपयोग खाने में नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना है, अगर सभी पौधे की जड़ जो है तना, पुष्प एवं पत्तियों को प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौधे का कुछ विशेष हिस्सा ही उपयोग योग्य जो है प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधे में कुछ विभिन्नताएं भी होती है। सरसों की पत्तियां तथा बीज का उपयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधे या 2 से अधिक भाग खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक क्या है सर्वाहारी जीव, ध्यान रखना है कौवा एक क्या है सर्वाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना। ध्यान रखना, सही उत्तर का चयन करना है। तो कह रहा है बाघ, शेर एवं बाघ। ध्यान रखना, शेर एवं बाघ जो है इस क्वेश्चन का जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दूसरे जंतु को खाते हैं, ये हो जाएंगे 3 से, इसी मैचिंग हो जाएंगे, दूसरे जंतु को ये खाते हैं। कह शाकाहारी, शाकाहारी हो जाएंगे, शाकाहारी क्या होते हैं, पादप और उत्पाद को खाते हैं। शाकाहारी जो होते हैं वो पादप और उत्पाद को खाते हैं, इसका हो जाएंगे बी। ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4। पालक और फूलगोभी, ऑप्शन का 3 है, पालक और फूलगोभी ये जाएंगे, ये क्या है, ये सब्जियां हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। दूध और पनीर, दूध, पनीर, घी, दही ये सभी क्या है, सभी जो जंतु उत्पाद है। इस क्वेश्चन का हो जाएंगे 2। देख लेते हैं, एक का दिया हुआ है, एक का 3 और बी का 4, एक का 3 और बी का 4। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, एक का 3 और बी का 4, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दिया गया, शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी जो होते हैं पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक, फूलगोभी ये सब्जियां हैं। दूध, पनीर, दूध पनीर, घी, दही ये सभी क्या है, सभी जंतु उत्पाद है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा चैप्टर आ गया है, दूसरा चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। ध्यान रखना है, भोजन के घटक चैप्टर का नाम है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भोजन के पोषक तत्वों में से सम्मिलित है। ध्यान रखना, भोजन के पोषक तत्वों में से सम्मिलित है। खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे, रुक्षांश। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कर। ध्यान रखना, सही उत्तर के बारे में पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, केवल 1 और 2 ये सही है और ये सही है। खनिज लवण, विटामिन ये भी है, दोनों जो है पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे मतलब रुक्षांश और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, मतलब कोई पोषक तत्व जो है पोषक प्रदान नहीं करता है रुक्षांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब विचार करने बोल रहे हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सही पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, ये तीनों ही सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1 और 2, 3 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया है, उपयुक्त तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मतलब विचार करने बोल रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है, ध्यान रखना, नहीं पूछ रहे हैं। एमिनो अम्ल, मंड और शर्करा, तो कौन नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ये एमिनो अम्ल जो है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, केवल 1। बाकी ये जो मंड है और शर्करा ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। ध्यान रखना, हमारे बॉडी जो भोजन में होते खाते हैं भोजन के रूप में मुख्य रूप में कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, क्या होते हैं ये एमिनो अम्ल, ये प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है,
वसा भोजन का महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान रखना है। और पूछ रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। भोजन में वसा की अधिकता, मतलब भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, ये सही है, मोटापे का कारण बनते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। वसा शरीर की ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी सही है, दोनों ये सही है। और पूछा क्या सही उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएंगे, ये दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2। और कौन सा गलत है, क्यों गलत है, वसा की तुलना कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं, ये गलत दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर का सही कौन सा है, दोनों सही है, 1 और 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1 और 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत है। क्यों गलत है दिया गया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं। वसा, ध्यान रखना, वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन में बी हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, पोषक तत्वों के अलावा जल भी जीवन का हिस्सा होता है। ध्यान रखना, पोषक तत्वों के अलावा पूछ रहा है, जल भी जीवन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जल के संदर्भ में पूछ रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 1 में ऑप्शन 1 में दिया गया है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल से ही हो जाते हैं। बात सही है, जल से भी हो जाते हैं, से हो जाती है, ये सही है। जल भोजन के उपस्थित पोषक को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। तो पूछ रहे कौन सा कथन सही है, दोनों सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया है, दोनों कथन सही है। सामान्य हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे हो गए कि जल, दूध और चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना। सही उत्तर पूछ रहे हैं, का चयन कीजिए। विटामिन ए, यह क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए का क्या हो जाएंगे, ये दृष्टिहीनता हो जाएगी। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होते हैं, तो इसको मैचिंग हो जाएंगे। ए का हो जाएंगे 3 और विटामिन B1 का हो जाएंगे बेरी बेरी, ये विटामिन B1 की कमी से हो जाते हैं बेरी बेरी। विटामिन सी का कमी से हो जाते हैं एस्कॉर्बिक हो जाते हैं। और विटामिन डी का हो जाएंगे रिएक्ट से। तो इस ऑप्शन से देख लेते हैं, ए का हो जाएंगे 3 और बी का हो जाएंगे 1। देख लेते हैं, ए का 3 और बी का 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, जिसे दिया गया है। बी का हो जाएंगे 3 और सॉरी ऑप्शन नंबर दिया गया है सी का, विटामिन सी का होगा एस्कॉर्बिक हो जाएंगे। विटामिन डी का रिएक्ट हो जाएंगे। विटामिन B1 का हो जाएंगे बेरी बेरी और विटामिन ए का हो जाएंगे दृष्टिहीनता। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देख सकते हैं, ए का 3 हो जाएंगे और बी का 1 हो जाएंगे और सी का 4 हो जाएंगे और डी का हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। व्याख्या कर देखते हैं। व्याख्या में दिया गया विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, ध्यान रखना है, दृष्टिहीनता जिसको हम रतौंधी भी बोलते हैं, और कमजोर दृष्टि या अंधेरे रात में कम दिखाई देना या कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं रतौंधी के लक्षण। ये किस कमी, विटामिन की कमी से होते हैं, ये विटामिन ए की कमी से ये सब लक्षण होते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ध्यान रखना, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जो दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, ध्यान रखना कमी, इस रोग के लक्षण है। विटामिन सी की कमी से जो है एस्कॉर्बिक रोग होते हैं, स्कर्वी रोग होते हैं, जो मसूड़े से खून निकलना और घाव भरने में
अधिक समय लगते हैं। अगर विटामिन सी की कमी हो जाते हैं तो घाव भरने में भी समय अधिक लगते हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। तो विटामिन डी की कमी से रिएक्ट्स, ध्यान रखना, रिएक्ट्स बीमारी होते हैं जो अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती है। ध्यान रखना, अस्थियां जो है वो कमजोर हो जाता है, मुलायम होकर के वो मुड़ने लगती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन में बता चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में 7 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना, असत्य पूछ रहे हैं। विटामिन ए त्वचा और आंख के लिए, आंख को स्वस्थ रखता है, सही है। विटामिन ए जो है त्वचा और आंख दोनों को जो है वो स्वस्थ रखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही है। विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होते नहीं, ये घाव भरने नहीं, विटामिन सी सहायक होते हैं, ना कि विटामिन बी1 ये सहायक नहीं होते हैं। विटामिन सी जो है रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं, नहीं, रोगों से लड़ने में ये सहायक नहीं होते हैं। सॉरी, विटामिन सी है, सॉरी, विटामिन सी से लड़ने में सहायक होते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं, औसत पूछ रहे हैं। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम उपयोग करने में हमारी सहायता करती है, ये भी सही है। अब पूछ क्या रहे हैं, औसत पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, और गलत ही पूछा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एनालिसिस देख लेते हैं। कथन ए सी डी, ध्यान रखना है, कथन ए सी डी सही है परंतु बी गलत है, क्योंकि विटामिन बी1 जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी, ध्यान रखना, जिसे बताएं घाव भरने में विटामिन सी का इस्तेमाल होते हैं। तो विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेट में दिया गया आग्रह है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मतलब विचार करने बोल रहा है। उपयुक्त युग्मों में से युग्म सुमेलित पूछ रहे हैं, सुमेलित कौन सा है? तो सुमेलित पूछ रहे हैं तो कैल्शियम को हो जाएंगे वो अस्थिच है, अस्थिच है हो जाएगा, ये सही है। आयोडीन की कमी से घंघा बीमारी होते हैं, ये भी सही है। लोहा से दंश, ये नहीं होते हैं। तो पूछ क्या रहे हैं, सही सुमेलित पूछ रहे हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहते हैं, मतलब जो भी किसी प्रोटीन के कारण या पोषक के कारण जो अभाव होते हैं लंबी अवधि तक, तो उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होते हैं। गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चे में मानसिक विकलांगता इसका मुख्य लक्षण है, ध्यान रखना, मुख्य लक्षण है। लोहे की कमी और रक्तता, ध्यान रखना है, लोहे की कमी से जो है वो रक्तता होते हैं। इसके कारण जो है रोगी कमजोर, ध्यान रखना है, कमजोरी का अनुभव करते हैं, कमजोरी का या कमजोर हो जाते हैं। किसके कारण होते हैं? लोहे की कमी के कारण वो रक्तता होती है, जिसके कारण वो कमजोरी का महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 9 दिया गया है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? ध्यान रखना है, मानव वृद्धि शरीर में जो है धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसके कारण से होते हैं, किसके कारण से होते हैं? तो विटामिन के कारण, प्रोटीन के कारण, वसा के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोटीन के कारण। शरीर में जब प्रोटीन की कमी होते हैं, जो शरीर की जो वृद्धि होते हैं वो धीमी हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों सही समय में या दोनों ही किसी व्यक्ति में आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित, ध्यान रखना है, जब किसी व्यक्ति में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसे वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चैप्टर 3 में आ गए हम लोग। चैप्टर 3 दिए गए हैं, चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र, ध्यान रखना है, चैप्टर 3 का नाम है तंतु से वस्त्र। क्वेश्चन 1 में है तागा, जिसको बोलते हैं धागा, पतले तंतुओं से मिलकर बनता है, ध्यान रखना, पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है, सही नहीं पूछ रहे हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त होते हैं, ये बात सही है, इसी पादप से ही प्राप्त होते हैं। जूट नारियल बाहरी आवरण होता है, ये नहीं, ये बाहरी आवरण नहीं होते हैं।
अगर रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ये भी सही है। अगर ऊनी और रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। पूछे हैं सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में 2 हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएंगे, 2 नहीं दिए हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका व्याख्या पहले देख लेते हैं। व्याख्या करें, तागा जिसको धागा बोलते हैं, अनेक तंतुओं की पतली परत जिसको लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होता है। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीज रेशेदार पौधा है, इसे पाट या पटवा भी कहते हैं। रेशम उन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इनमें से रेशम जंतु या रेशम कीट के कोकिन से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़ बकरी खरगोश ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त होता है। अतः बी गलत है, गलत ही पूछे हैं, बी क्या है, गलत पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन में टूम चलते हैं। क्वेश्चन में टूम दिया गया, निम्नलिखित पर विचार करने, उपयुक्त तंतुओं में से कौन सा संश्लित तंतु का उदाहरण है। संश्लित तंतु पूछ रहे हैं, तो कौन सा उदाहरण है, फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, रेशम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, ये पॉलिस्टर भी हो जाएंगे, नायलॉन भी हो जाएंगे और एक्रेलिक भी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होंगे 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लेते हैं। कपास, जूट जिसको फ्लैक्स भी बोलते हैं, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु भी कहते हैं। किसको कहते हैं, जो कपास जूट होते हैं और तंतु से मतलब जो प्राप्त होते हैं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, उसे प्राकृतिक तंतु भी कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, उसे संश्लेषित, ध्यान रखना है, संश्लेषित तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है, ध्यान रखना है। ये संश्लिष्ट तंतुओं के जो उदाहरण होते हैं, पॉलिएस्टर होते हैं, नायलॉन होते हैं, एक्रिलिक होते हैं, ये सभी जो है संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 3 में दिया गया है, भारत में पटसन जिसको बोलते हैं जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, ध्यान नहीं, प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ किया जाता है, पश्चिम बंगाल में, केरल में, बिहार में, असम में। मुख्य रूप से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ये पश्चिम बंगाल में भी किए जाते हैं, बिहार में भी किए जाते हैं, असम में भी किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1, 3, 4। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु, ध्यान रखना, वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है, ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में पटसन की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन जिसको जूट बोलते हैं, पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ध्यान रखना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है पूछ रहे हैं, तो ये सही है, या पुष्पन अवस्था में प्राप्त करते हैं। पटसन के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं, ये भी सही है, जल में डुबो कर रखते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहते हैं, ये भी सही है, तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कताई कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, 1 और 2 और 3 तीनों हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ध्यान रखना, पटसन जो होते हैं वो पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। जल में डूबने से तने गल जाते हैं, ध्यान रखना, तने जो है गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है और कताई की प्रक्रिया रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे के आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। चैप्टर 4 में दिया गया है, वस्तुओं के समूह बनाना, ध्यान रखना, वस्तुओं के समूह बनाना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विचार करने बोल रहे हैं। उपयुक्त में कौन सा जल में विलय है, ध्यान रखना, जल में विलय पूछ रहे हैं। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू। तो इस क्वेश्चन का ऑक्सीजन ये जल में है, विलय रहते हैं। उसके बाद सिरका हो जाएंगे, सिरका भी जल में जो विलय रहते हैं। मिट्टी का तेल जो है ये विलय नहीं होते हैं जल में। नींबू का रस जल में विलय हो जाते हैं। मिट्टी का तेल जो ऊपर में वो तैरने लगते हैं, इसलिए जो है
वो विलय नहीं हो जाएंगे, जल में विलय नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ जल में विलय पदार्थ गैस कहलाते हैं। ध्यान रखना है, जो जल में घुल जाते हैं उसे जल में विलय पदार्थ गैस कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सिरका, नींबू रस जल में विलय, मतलब ये जल में अच्छे से आसानी से घुल जाते हैं, ये विलय हो जाते हैं। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते, ऐसे पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? अविलय कहलाते हैं। जैसे मिट्टी का तेल जल में अविलय होते हैं। ध्यान रखना है, जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ परभासी है? ध्यान रखना, परभासी पूछ रहे हैं, कौन सा पदार्थ परभासी है? स्टील का प्लेट, तेल का कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है केवल 2 जो है, एक तेल का जो कागज होते हैं, ये आंसर हो जाएंगे, केवल 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्टतः देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी, तथा आर पार नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु के जो आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं, और जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी कहते हैं। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उसे परभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल का कागज आदि इत्यादि। इसे भी ईटीसी हो सकता है उदाहरण, तेल का कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में थ्योरी में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ पदार्थों दिखावट में चमकदार होते हैं। अब ध्यान करना है, निम्नलिखित कथनों पर सत्य नहीं पूछे हैं, तो ये क्या है? ये सही है। जो होते हैं निम्नलिखित कुछ पदार्थ जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, और कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, ये सही है। करा है, हमारे चारों ओर वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी नहीं, ये एक ही पदार्थ से नहीं बनी होते हैं। पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, ये एक ही पदार्थ से ये नहीं बनी होती। तो क्या पूछे हैं कौन सा सत्य नहीं है? तो केवल 2 जो है ये सत्य नहीं है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। करें हम हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, ना कि एक ही पदार्थ से। ध्यान रखना है, ना कि एक ही पदार्थ से। चैप्टर 5 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 5 में दिया गया है, चैप्टर 5 का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पहला क्वेश्चन है, पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखना है, पदार्थ का जो पृथक्करण संदर्भ में विचार करने बोल रहे हैं, तो उपयुक्त में से कौन सा पृथक्करण की विधियां, ध्यान रखना, पृथक्करण की विधियां पूछ रहे हैं। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन। ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं निस्यंदन। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये तीनों जो है ना प्रकार होते हैं, ये किसका होता है? पृथक्करण करना, अलग करने की प्रक्रिया होते हैं, पृथक करने की प्रक्रिया होते हैं, तीनों सही है। 1 और 2 और 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे। इसका व्याख्या देख लेते हैं। निष्पावन और निस्तारण और निस्यंदन तीनों ही मिश्रण के से अवयवों को पृथक करने की विधि है। क्या करने की विधि है? पृथक करने की विधि है। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, जिसको बोलते हैं हैंड पिकिंग, चालन, जिसको बोलते हैं अवसादन, थ्रेसिंग, वाष्पन भी मिश्रणों से अवयवों को पृथक करने की कुछ अन्य विधि, ये सब जो है कुछ अन्य विधि दिए गए, जो थ्रेसिंग है, वाष्पन है, अवसादन है ना, ये चालन, ये सभी क्या है? ये पृथक्करण की विधि है। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन। क्वेश्चन में 2 में दिया गया है, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछ रहे हैं। किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं तथा या प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण किया जाता है। ये सही है ना। बीम देख लेते हैं। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तले में बैठ जाते हैं। अवसाद की विधि
द्वारा जल का उड़ेल कर पृथक किया जाता है। नहीं, उड़ेल कर पृथक नहीं करते, ये गलत है। और पूछा है गलत है, कौन सा कथन सही नहीं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। इसका व्याख्या देख लेते हैं। चालन प्रक्रिया में चलनी जिसको बोलते हैं, इसको छलनी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चाल कर अलग कर लिया जाता है। अधिक महीने औषधियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रिया में मिश्रण के कणों का माप में अंतर उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल की मिट्टी सहित उड़ने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ध्यान रखना, निस्तारण कहते हैं। अतः बी जो है वो गलत है, इसी वजह से वो गलत, निस्तारण कहते हैं ना कि अवसादन कहते हैं। वहाँ पे क्या होना चाहिए, निस्तारण होना चाहिए, वहाँ लिखा हुआ था अवसादन। इस क्वेश्चन इसलिए वह गलत था उस ऑप्शन। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। ध्यान रखना है, परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। मतलब बोल रहे हैं अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाएंगे। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन, जेल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, संतृप्त विलयन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिस विलयन में किसी पदार्थों की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके, उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना, क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बढ़ती है, ना कि घटती है। विलयन के तापमान, ध्यान रखना, विलयन के तापमान बढ़ने पर उसकी विलेयता बढ़ती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है औजार। ध्यान रखना, हमारे चारों ओर के मतलब हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में पूछ रहे हैं। चैप्टर 6 है। क्वेश्चन 1 में औजारों में लोहे के फलक, ध्यान रखना, लोहे के फलक में बने वलय, लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले के हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं थी। जो जब गर्म किया जाता है उसका आकार क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे, उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसका व्याख्या देख लेते हैं। औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसकी लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः वह वलय अमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा सा छोटा होता है। हल्के वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिसके आकार बढ़ जाता है या बड़ा हो जाता है या फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो वह सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम के कसने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, कसने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। ध्यान रखना, उत्क्रमित किए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, नमक का पानी, ये सही हो जाएंगे। नमक का पानी, कुम्हार द्वारा मिट्टी का ढेर बर्तन में बदलना, ये दोनों जो है नमक जो पानी में घुल भी जाते हैं और पानी से नमक प्राप्त भी किया जाता है, और कुम्हार जो है मिट्टी से जो है फिर दोबारा वापस बना सकते हैं बर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे,
इसका एनालिसिस देख लेते हैं। क्रय कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ नहीं किया जा सकता है। कागज का जलना और दूध का बनना ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं, जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन हैं, परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी में बर्तन भट्ठी में सेकने पर बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, जब मिट्टी कुम्हार बनाते हैं, जब बर्तनों को भट्ठी में जब पकाते हैं, पकाने के बाद जो है उत्क्रमित नहीं रह जाते, मतलब नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है 7 चैप्टर है पौधे को जानिए, मतलब पौधे को जानिए। क्वेश्चन 1 है पुष्प में विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है कौन सा सम्मिलित नहीं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, मूलांकुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे केवल जो 5 है ये जो शामिल नहीं है मूलांकुर, बाकी जो सभी है शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड स्त्री केसर के भाग है। बीज के जमने के समय, ध्यान रखना, बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उससे जड़ कहते हैं, अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है पत्तियों, ध्यान रखना, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान रखना, कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना, पत्ती में शिराएं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। ये सही है, समांतर हो सकता है कुछ। पत्ती में पूर्ण वृत्त और फलक होते हैं, ये भी सही है, होते हैं। पत्तियों सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मन संश्लेषित करते हैं, ये भी सही है। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने के रूप में ग्रहण करते नहीं, ये ग्रहण नहीं करते हैं, तो नहीं पूछे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। कथन ए और बी सी ये सही है, और कौन सा गलत है, तो गलत ये है कथन डी। क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जल वाष्प ग्रहण नहीं करती है, ध्यान नहीं करती है, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जल वाष्प वायुमंडल में निष्कासित करते हैं। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है तने दो तरफा मार्ग का कार्य करता है। तने के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तने जो है दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखना, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही पूछ रहे हैं। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भाग में पहुंचाते हैं। इस क्वेश्चन ये सही है, पहुंचाते हैं। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होते हैं, दोनों ही सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों हो जाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तना उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं, ये कठोर, मुलायम, कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ये भूमि पर फैले जाते हैं, इसे विसर्पी लता कहते हैं। ध्यान रखना है, उसे क्या कहते हैं, जो फैलते हैं जमीन पे उसे विसर्पी लता पौधे कहते हैं। जबकि जो पौधे आरोही कहलाते हैं, जबकि कुछ पौधे जो है आरोही कहलाते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं जमीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं, क्या है, जड़ों के संदर्भ में, ध्यान रखना है, जड़ों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ के संदर्भ में पूछ रहे हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखना, सही पूछ रहे हैं। जड़ें मिट्टी से, जड़ें मिट्टी से जल खनिज पदार्थ को अवशोषण करती है तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखते हैं, ये सही है, दृढ़ता से जमाए रखते हैं। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर शिरा विन्यास मुक्त पत्तियां पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होते हैं। ये गलत है, ये मूसला नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 ही सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
इसका व्याख्या देख लेते हैं। कथन एक सही है जबकि कथन दो क्या है, गलत है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। ध्यान रखना है, इसको झगड़ा जड़ भी बोलते हैं। जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ कहलाती है। ध्यान रखना है, शिरा विन्यास युक्त जो पत्तियां वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ कहलाते हैं। जबकि समांतर शिरा, ध्यान रखना, समांतर शिरा विन्यास युक्त पौधे या पत्तियां वाले पौधा जड़ें रेशेदार जड़ें होते हैं। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बता दिए हैं, इसके केवल 1 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। ध्यान, जड़ पूछ रहे हैं, गाजर, मूली, आलू, सलजम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आलू। आलू क्या ये जड़ नहीं है, बाकी सब ये क्या है, जड़ है। आलू तना है, क्या है, आलू तना है। जबकि गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद और टेपियोका जड़ें हैं, हम इन्हें खाने में प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, आलू क्या है, वो तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक। ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन 1 में दिए गए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, ये सभी जो है आवश्यक है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे। 1, 2 और 3 नहीं हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ये नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का जगह 1, 2, 4, 5 किस ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन में सी में दिए गए 1, 2, 4, 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग, ध्यान रखना, हरे रंग के पदार्थ जिसको क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस क्रिया में जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है निष्कासित होते हैं, न कि उसके आवश्यक होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता चुके हैं, ऑप्शन सी होंगे। नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, चैप्टर 8 है, शरीर में गति। शरीर में जो गति होते हैं उस चैप्टर का नाम है। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिलान करना है। क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएंगे, क्या है, धुराग संधि। ऑप्शन धुराग संधि जो है इसका हो जाएंगे गर्दन और सिर को जोड़ने वाली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 से मिल जाएंगे, एक का हो जाएंगे 2। बी में दिए गए अचल संधि, और बी में अचल संधि हो जाएंगे गति ना करने वाले संधि। ऑप्शन हो जाएंगे 4 हो जाएंगे गति ना करने वाले। ऑप्शन सी में दिया गया कुंदुक खलिका संधि, ध्यान, कुंदुक खलिका संधि। सी का हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे सभी दिशाओं में गति करने वाले संधि। ऑप्शन डी में दिया गया हिंज संधि, हिंज, इसको हिंज ज्वाइंट भी बोलते हैं, ये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ये क्या है, ये एक दिशा में गति करने वाले हो जाएंगे संधि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसका एनालिसिस देख लेते हैं। अस्थि, जिसको बोन बोलते हैं, अस्थि, उपास्थि जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, मानव कंकाल बनाते हैं। हम कंकाल शरीर के आकृति देता है। ध्यान, जो कंकाल जो है शरीर को क्या देते हैं, आकृति देते हैं। ये चलने में सहायक हो और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते हैं। जो आंतरिक अंग जो होते हैं उसकी सुरक्षा करते हैं। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थियां, कंधे की श्रेणी, मेखला, हाथ पांव की अस्थियों से बना होता है या बनता है। मानव कंकाल में कई संधियां होती है। गर्दन और सिर को जोड़ने वाले संधि को धुराग संधि कहते हैं। जो गर्दन और सिर को जोड़ते हैं उसे धुराग संधि कहते हैं। और धुराग संधि को बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमता है। ध्यान रखना, बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती हैं। अस्थियों के बीच की कुछ संधियां ऐसी भी हैं जो गति ना कर सकती, जैसे हिल नहीं सकती है, उसे अचल संधि कहते हैं। जो नहीं हिल सकते उसे अचल संधि कहते हैं। अगर ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। कहाँ पे है, जबड़े और कपाल के जो है मध्य जो होते हैं वो अचल संधि होते हैं।
कुंदुक खलिका संधि, ध्यान है, कुंदुक जिसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन, ध्यान है, इसको क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन। कंधे और कुल्हे की संधियां होती है, ये सभी दिशाओं में गति करते हैं, ध्यान रखना है। हिंज संधि, ये कोहनी और घुटने की संधियों में होते हैं, ध्यान, कोहनी और घुटने में हिंज की संधियां होते हैं, ये एक ही दिशा में गति करते हैं, ये जो है एक ही दिशा में गति करते हैं। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण कान की अस्थियां, शरीर की संधियां में भी उपास्थि होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है तो मानव शरीर की पेशियां, ध्यान रखना, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा सही है, ध्यान रखना, सही पूछ रहे हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है, ये अस्थि खींचती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ये सही है। इस संकुचन की अवस्था में जो है पेशी छोटी हो जाती है और कठोर एवं मोटी हो जाती है, ये अस्थि को क्या करते हैं, खींचते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है पेशियों की जड़ें एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति होती है, नहीं, एक साथ नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का पूछ रहे हैं कौन सा सही है, केवल एक ही सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लेते हैं। कथन एक सही है परंतु दो गलत हैं, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। पेशियों की जोड़ें एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है, ना कि एक साथ सिकुड़ने और फैलने से। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है, युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़ कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है केचुए की शारीरिक रचना और उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखना, नहीं पूछ रहे हैं। केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होते हैं, ये गलत दिया गया है, ये नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन में गलत दिया, ऑप्शन गलत दिया है। गति में केचुए की गति शरीर की पेशियों के बारे में बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन होता है, ये सही है, बारी बारी से होते हैं। शरीर के अधः सतह पर सूख, ध्यान रखना, इसको बाल जैसी आकृति केचुए को भूमि पर पकड़ने में सहायक बनाने में या पकड़ बनाने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। केचुए मिट्टी के उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएंगे, ये गलत है और सही नहीं, इसीलिए ये आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस देख लेते हैं। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है परंतु इनमें पेशियां होती है, ये पेशियां इसके शरीर के घटने या संकुचन या बढ़ने, मतलब घटने और बढ़ने में सहायक होता है। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केचुआ गति करता है, अतः कथन एक गलत है। कथन बी और सी वो डी, बी सी डी मतलब सही है। केचुए के शरीर छोटे छोटे अनेक सुख मिट्टी में उनकी या उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ, मतलब चिकने, ध्यान रखना, चिकने ही चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके लिए चलने में सहायक, मतलब चिकने पदार्थ जो होते हैं वो चलने में क्या करते हैं, वो सहायक होते हैं। केचुए अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाते हैं, उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केचुए द्वारा किया गया ये कार्य मिट्टी को, ध्यान रखना, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधे का फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया है केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ध्यान सही पूछ रहे हैं। केचुए नासिक ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं, ये नासिक द्वारा नहीं करते हैं, ये गलत दिया गया। केचुए त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, ये सही है। केचुए जो होते हैं त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। केचुए मुख द्वारा श्वसन करते नहीं करते हैं।
उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? ये सही पूछ रहे हैं यहाँ पे, सही है। केचुए जो है त्वचा के द्वारा क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में भी केचुए त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघे, घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों से नहीं बना है। ध्यान रखना, ये सही है, अस्थियों से नहीं बना है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उनकी सहायता करती है, ये भी सही है, सहायता करें। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलते हैं नहीं, इससे सहायता नहीं मिलते हैं, इससे सहायता नहीं मिलती। क्वेश्चन कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 और 2 हो जाएंगे, केवल 1 और 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना, ध्यान रखना, नहीं बना होता है। यह कवच एकल या एकक ये यूनिट, सिंगल यूनिट होता है, और यह घोंघे के चलने में कोई सहायता नहीं करता। ध्यान रखना, कोई सहायता नहीं करते। यह घोंघे के साथ खिंचाव करता है, अतः कथन जो 3 जो है वो गलत है। घोंघे के पाद, इसको बोलते हैं पैर, एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं, जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघे अपने इन्हीं पेशियों के पाद की सहायता से चलता है, इसके साथ साथ इसी पेशी की सहायता से वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट को सही सहायता से, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए या उत्तर चुनिए। तिलचट्टा के बारे में पूछ रहे हैं, तिलचट्टा के बारे में। तिलचट्टा क्या हो जाएंगे? इसके शरीर जो है बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। ध्यान रखना, इसका शरीर जो होते हैं वो बाह्य कंकाल द्वारा ढके होते हैं, तो एक का हो जाएंगे 3। पक्षी के बारे में पूछ रहे हैं, पक्षी का हो जाएंगे, ये क्या होते हैं? इसकी अस्थियां वायु प्रकोष्ठ होते हैं, तो इसका हो जाएंगे बी का हो जाएंगे 1। मछली के बारे में पूछ रहे हैं, मछली क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इसका आकार धारा रेखीय होते हैं, मछली का इसका आकार धारा रेखीय होते हैं। और सर्प क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका 4 हो जाएंगे। इसका आकार, इसका शरीर अनेक वलय, ध्यान रखना है, अनेक वलय से मुड़ा होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे 3 1 2 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 1 2 4 है। इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तिलचट्टे शरीर का कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न यूनिट्स के परस्पर संधियों से या संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में सहायता करती है। पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनती हैं। ध्यान रखना, क्या होते हैं? रूपांतरित होकर पक्षियों के पंख बनते हैं। मछलियों का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर के ऐसी आकृति को धारा रेखीय कहते हैं। मछली शरीर के दोनों एकांत क्रम वलय बनाकर जल में तैरते हैं। सर्प मेरुदंड लंबा, ध्यान रखना, सर्प जो होता है मेरुदंड लंबा होता है। शरीर के पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी होती है। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, प्रत्येक वलयों आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेजी से गति आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। अर्थात सर्प अपना शरीर दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाए हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे फिसलता है। तो आज के लिए इतना ही, और इससे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन चैप्टर बचे हुए 9 से, इस 9 चैप्टर को हम कल एनालिसिस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा।
और इससे हमको मोटिवेट मिलते हैं आगे क्लास लेने के लिए। और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिए गए होंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और अवश्य आपको ग्रुप में मिल जाएंगे इसका पीडीएफ, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।